हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। और हमने भारतीय इतिहास में हमने क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ लिया है और उसके बाद वापस हम आते हैं अपने अगले टॉपिक में, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है भारत में क्यों आया, इसकी हम बात करेंगे। इसका विरोध क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम निकले, हम इन तीनों चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं। यानी इसके परिचय की बात करेंगे और उसके पृष्ठभूमि की बात करेंगे। भारतीय प्रतिक्रिया क्या रही, यानी भारतीयों ने इसके साथ क्या किया, इसका विरोध किया, इसका समर्थन किया, इनकी बात हम करेंगे। और कौन कौन सी सिफारिशें थी, यानी कौन कौन सी इसके परिणाम की बात करते हैं और क्या इसके परिणाम निकले। तो बच्चों, जो साइमन कमीशन है वो भारत जो आया था वो 1919 में। क्या साइमन कमीशन आने के लिए भारत में कोई प्रावधान था क्या? हाँ, तो जी बिल्कुल। इसके लिए 1919 में एक जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसने कहा था कि 10 वर्षों के पश्चात अधिनियम की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन का प्रावधान था। यानी साइमन कमीशन की बात के लिए ये नहीं था कि साइमन कमीशन ही आएगा, लेकिन एक आयोग की बात था। वो चाहे साइमन हो चाहे कोई और था, लेकिन एक आयोग की बात कही गई थी 1919 के अधिनियम में कि इसको समीक्षा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन होगा। लेकिन 10 वर्षों का मतलब है ये तो आना चाहिए था 1929 में, लेकिन ये आ गया, इसका गठन हो गया 1927 में। अब गठन जब 1927 में हुआ तो ये 2 वर्ष पहले जब इसका गठन हुआ, 2 वर्ष पहले जब इसका गठन हुआ तो क्या कारण रहा इसके? तो बच्चों, उस समय ना ब्रिटिश में चुनाव होने वाले थे। 1900 उस समय ब्रिटिश के अंदर चुनाव होने वाले थे और उस समय पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी की, कंजर्वेटिव पार्टी। उस समय जो सत्ते में थी पार्टी, सत्ता में, वो कंजर्वेटिव पार्टी थी। और उस समय लेबर पार्टी के जीतने के आसार बन रहे थे। उस समय लेबर पार्टी के जीतने के आसार बन रहे थे। इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी साइमन कमीशन को वापस भारत भेजने का प्लान बनाया। तो साइमन कमीशन का अगर बात करें, साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन जो गठित हुआ वो हुआ नवंबर 1927 में। लेकिन अगर हम भारत में आने की बात करें तो भारत आया 3 फरवरी 1928। तो भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। और गठित कब हुआ? नवंबर 1927। यानी गठित तो नवंबर में हो गया। अगर आपके एग्जाम में आता है कि गठित होने की तिथि, गठित कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है नवंबर 1927। और भारत कब आया? तो 1928, यानी 3 फरवरी 1928। फिर इसके क्या कारण रहे? हमने देखा कि ये साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसमें क्या क्या हुआ। क्या साइमन कमीशन में क्या सभी भारतीय थे या सभी ब्रिटेन के थे, या कुछ ब्रिटेन और कुछ भारतीय थे? तो इसका विरोध क्यों हुआ? सबसे पहले बात करते हैं कि साइमन कमीशन भारत में जब गठित हुआ, वो ब्रिटेन में गठित हुआ और भारत जब आया, तो इसमें क्या कारण रहे इस चीज़ के। तो यहाँ पर इस आयोग की बात करते हैं कि आयोग में क्या क्या था। तो तत्कालीन ब्रिटिश की प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन वहाँ के कंजर्वेटिव पार्टी थे, क्योंकि वहाँ पे सत्ता किसकी थी? कंजर्वेटिव पार्टी की। और इसके द्वारा 8 नवंबर 1927 को गठित 7 सदस्य की टीम थी, इंडियन स्टैचुरी कमीशन, ओके, इसका नाम था। और 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग गठित होता है। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन, जो लेबर पार्टी से थे। सर जॉन साइमन जो लेबर पार्टी से थे। और लॉर्ड इरविन की सिफारिश पर सारे सदस्य ब्रिटिश थे। यहाँ पर एक सवाल बनता है अब एग्जाम में कि किसके सिफारिश पर साइमन आयोग में सारे सदस्य ब्रिटिश के थे? तो वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन उस समय भारत में वायसराय बनकर आने वाले थे। भारत में वायसराय बनकर आने वाले अगले वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो उनकी सिफारिश पर ही 7 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश के थे। चूंकि आयोग में कोई भारतीय नहीं था, अतः इसे श्वेत कमीशन कहकर भी विरोध किया गया। अब बच्चों,
ऐसा नहीं था भारत में कि उस समय जो ब्रिटेन की संसद थी उसमें भारतीय नहीं थे बच्चे, उस समय भारतीय भी थे वहाँ पे आपको पता है कि उच्च सदन और निम्न सदन की बात करते हैं। अगर हम ब्रिटेन के उच्च सदन और निम्न सदन की बात करते हैं तो ब्रिटेन के उच्च सदन और निम्न सदन में ब्रिटेन के उच्च सदन को कहा जाता है लॉर्ड्स हाउस और निम्न सदन को कहा जाता है कॉमन्स हाउस। कॉमन हाउस यानी उस समय निम्न हाउस और कॉमन हाउस, जो निम्न हाउस को कॉमन हाउस कहते हैं और उच्च सदन को लॉर्ड्स हाउस कहते हैं। अब निम्न हाउस यानी कॉमन हाउस और उच्च सदन लॉर्ड्स हाउस में दोनों में भारतीय हुआ करते थे, यानी वहाँ पर उस पद पर भारतीय थे, लेकिन उन भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। किसके कहने पर? ये लॉर्ड इरविन के कहने पर इन भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। वो कौन से व्यक्ति थे? आप लिख लो वो दो व्यक्ति का नाम यहाँ पर, कौन कौन से यहाँ पर थे, दो ब्रिटेन के उसमें थे, तो लिख लो। हाउस ऑफ कॉमन्स में थे मिस्टर सकलाटवाला और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे लॉर्ड्स सिन्हा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे, लॉर्ड्स हाउस में थे लॉर्ड्स और सिन्हा। ये दो भारतीय थे, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया। किनके कहने पर? लॉर्ड इरविन के कहने पर इनको शामिल नहीं किया गया। इसका उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का? तो साइमन कमीशन का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करना था पहला उद्देश्य। उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करना था, यानी जो उस समय सरकार थी उस समय उसके क्या कार्य थे उसकी समीक्षा करना था, और भारतीयों को और कितने और किस स्वरूप में संवैधानिक अधिकार दिया जाए इसकी चर्चा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। इसमें कौन कौन सदस्य थे? तो देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, क्योंकि उस समय सरकार कंजर्वेटिव पार्टी की थी। तो 1, 2, 3 और 4, जिसमें से 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी के थे। एक पार्टी लिबरल, यहाँ गलती हो गया, यहाँ लेबर पार्टी नहीं है, यहाँ लिबरल पार्टी है, लिबरल पार्टी। सर जॉन साइमन जो थे वो लिबरल पार्टी से थे, और क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे, और बर्नोन हॉटसॉन जो भी थे वो लेबर पार्टी से थे। यहाँ पर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है बस, कि अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। तो पहला सवाल तो बन गया कि अध्यक्ष कौन है। दूसरा सवाल बना कि जब जॉन साइमन थे वो किस पार्टी से थे? तो वो लिबरल पार्टी से थे। इसी तरीके से एक सवाल और याद रखना है, एटली, क्लीमेंट एटली, जो भारत के आज़ादी के समय प्रधानमंत्री बनेंगे तो उस समय लेबर पार्टी की विजय होगी और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एटली है। तो इस समय पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एटली किस पार्टी से थे? तो क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। और एक सवाल आता है, एक बार यूपीएससी में एक सवाल आया था बच्चों कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो साइमन कमीशन में आया था और वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट एटली भारत में आए थे साइमन कमीशन के साथ और वहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे। तो वो किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2। सर जॉन साइमन किस पार्टी से थे, किसके अध्यक्ष किसके रहे, और क्लीमेंट एटली से थे, वो भी उस साइमन आयोग में साथ थे, और किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसमें 7 सदस्य जो थे वो केवल किसके थे? ब्रिटेन के थे। किसके कहने पर सारे अंग्रेजों को रखा गया था? लॉर्ड इरविन के कहने पर सारे सदस्य को रखा गया था। क्या उस समय संसद में कोई भारतीय थे या नहीं थे? तो उस समय भारतीय थे, संसद में भारतीय थे। लॉर्ड्स हाउस में थे लॉर्ड सिन्हा और कॉमन्स हाउस में थे मिस्टर सकाटवाला।
ओके, तो हमने देखा कि किस तरीके से साइमन कमीशन भारत में आने से पहले उसका गठन हो चुका है, किस तरीके से उस चीज़ का यहाँ पर विरोध होने वाला है, उस चीज़ की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम साइमन कमीशन के लिए। तो साइमन कमीशन की बात अगर हम करें तो साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस ने श्वेत कमीशन करके किया था। यानी यहाँ जो श्वेत कमीशन था ये किसने कहा, तो श्वेत कमीशन बच्चों कांग्रेस ने कहा। यानी कांग्रेस ने साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहकर भी पुकारा। और इसका विरोध कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो पहले कारण जान लेते हैं कि भारत में इसका विरोध का कारण क्या था। तो भारत में विरोध का कारण था कि समय से 2 वर्ष पूर्व गठन हो गया। समिति में कोई भारतीय नहीं था क्योंकि भारतीयों की चीज़ों की समीक्षा करना था, इसलिए भारतीय होना जरूरी था वहाँ पे। सभी सदस्य ब्रिटिश थे। ये किसके कहने पर हुआ था, लॉर्ड इरविन कहने पर। भारतीय संविधान निर्माता भारतीय नहीं थे, भारत में जो संविधान निर्माता थे वो भारतीय नहीं थे, और स्वराज हेतु आवश्यक योग्यता नहीं थी उनके पास। इसीलिए यहाँ पर भारतीयों ने उसका विरोध किया। अब प्रतिक्रिया क्या हुआ इसके बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं उस समय। देखो जब कांग्रेस ने इसे जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा, कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा। और कांग्रेस के अधिवेशन 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुआ। और मद्रास में जब दिसंबर माह में, क्योंकि नवंबर में गठित हो चुका था, और दिसंबर माह में भारतीयों को पता चल चुका था कि एक आयोग भारत आने वाला है। और मद्रास 1927, क्योंकि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे वो दिसंबर माह में हुआ करते थे, और दिसंबर 1927 में मद्रास के अधिवेशन में इस विरोध का प्रस्ताव पास हुआ। विरोध का प्रस्ताव पास हो चुका है। यानी अब दिसंबर 1927 में इसका विरोध का जो प्रस्ताव है वो पास हो गया कि हाँ, अगर कोई भी आयोग भारत में आता है, साइमन कमीशन आया, तो उसका हम विरोध करेंगे, हर तरीके से विरोध करेंगे उस चीज़ का। और जब इसको पास हुआ तो वो बंबई आया। तो ये सवाल बनते हैं बच्चों, ध्यान रखना, 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग बंबई पहुंचा, बंबई के बंदरगाह पर, और यहाँ पर इसके जोर शोर से इसका विरोध हुआ। और विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगे, विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगे। काले झंडे दिखाई गए, जो काले झंडे थे लोगों ने वो दिखाया। साथ ही साथ अन्य जगहों पर भी इसका विरोध चल रहा था। जिस तरीके से लिख लो कि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कलकत्ता, तो कलकत्ता में तो साइमन कमीशन आया नहीं था लेकिन वहाँ विरोध चल रहा था। तो कलकत्ता में जो विरोध कर रहे थे वो कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। कलकत्ता में इसका विरोध कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, और वो भी कैसे, वहाँ पर बहिष्कार आंदोलन चलाकर इसका विरोध कर रहे थे। वहाँ पर बहिष्कार आंदोलन चलाकर विरोध कर रहे थे। अगर हम बात करें कलकत्ता के बाद लखनऊ की, तो लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत हमने पहले पढ़ लिया है कि ये गोविंद बल्लभ पंत कौन थे। तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के 1937 में जब चुनाव हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने, प्रथम मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत। और इस घटना में इनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी और वो चोट उनके ज़िंदगी भर उनका साथ नहीं छोड़ा। यानी गोविंद बल्लभ पंत एक क्रांतिकारी कह सकते हो, एक समाजवादी, इस तरीके के नेता थे, और इसलिए 1937 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है वो है लाहौर। लाहौर में, लाहौर की जो बात करते हैं तो लाहौर में जो किया था वो किया था भगत सिंह
के द्वारा बनाया गया संगठन नौजवान नौजवान भारत सभा। लेकिन वहाँ पर लाहौर के जो वो विरोध था लाहौर में, वहाँ पर भगत सिंह अवेलेबल नहीं थे, वहाँ मौजूद नहीं थे भगत सिंह, तो इसकी जगह पे उसके नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे। ओके, तो जब लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे तो वहाँ पर हमने लाहौर षड्यंत्र में देखा हमने कि वहाँ पर एक एसएसपी था स्कॉट और एक एएसपी था कौन? सैंडर्स। एसएसपी कौन था? स्कॉट। और एएसपी कौन था? सैंडर्स। स्कॉट ने यह बोल रखा था कि साइमन आयोग भारत आने वाला है, यहाँ पर कोई विद्रोह, किस तरीके का कोई जनसभा आयोजित नहीं होगा। लेकिन जब एएसपी सैंडर्स उस जगह पर गया, जब लाहौर में लाला लाजपत राय उसका विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। जिस लाठी चार्ज करने का आदेश दिया, जिस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। और ये जो समय था ये था 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928। मैं आपको बता दूं कि जो लाहौर में जो विरोध हुआ वो साइमन आयोग के दूसरे चरण में हुआ। साइमन आयोग के दूसरे चरण में हुआ। भारत में साइमन 2 बार आया। अगर हम बात करें तो भारत में साइमन 2 बार आया। वो कौन कौन से समय आया लिख लो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला फरवरी 1928 से मार्च 1928, यानी पहली बार आए और यहां से ये चले गए। दूसरी बार ये आए अक्टूबर 1928, जिस दिन की बात है 30 तारीख को ये आने वाले थे। अक्टूबर 1928 को आए और अप्रैल 1929 को ये चले गए। और ये 2 बातें समय ध्यान रखना। तो लाहौर में जो केस हुआ वो हुआ द्वितीय बार में, जब दूसरी बार आए तब ये यहाँ पर उनको सामना करना पड़ा। और लाला लाजपत राय, ये डेट था 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर, उसके 18 दिन बाद 1928 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है उन चोट के कारण। और 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ही सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक दूसरे संबंधित है, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ लिया है। तो हमने देखा कि किस तरीके से इसका विरोध हो रहा था, कौन कौन विरोध में शामिल है, इनकी बात हमने कर ली। अब कुछ इसके समर्थन में भी थे, कुछ अगर हम बात करें तो कुछ इसके समर्थन में भी थे। कौन कौन से लोग इसके समर्थन में थे, हम बात करते हैं इस चीज़ की। तो देखो बच्चों की जो साइमन आयोग है, भारत आने से पहले भारतीयों को शामिल करना चाहते थे साइमन, लेकिन वहाँ पर लॉर्ड इरविन के कहने पर सभी को अंग्रेज, सभी ब्रिटिशर्स को रखा गया, किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। जब भारत आया तो इसका विरोध हुआ। विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, जिसने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जब कुछ लोग इसके साथ भी थे, कुछ इसके विरोध में भी थे। तो याद रखना, मुस्लिम लीग में 2 चीज़ें थी, एक जिन्ना और एक मोहम्मद शफी। तो मोहम्मद शफी जो थे वो समर्थन में थे और मोहम्मद जिन्ना जो थे उसके विरोध में थे। और इसी विरोध के उपलक्ष्य में और कांग्रेस के विरोध के उपलक्ष्य में वो अपने 14 सूत्र मांग रखेंगे, यानी 14 शर्तें रखेंगे वो ब्रिटिश के सामने। 14 शर्तें, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी के आगे घटना घटेगी 14 शर्तें वाली। और मोहम्मद शफी उसके समर्थन में थे। जैसे मोहम्मद शफी वाले मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी मद्रास की, यूनिस्ट पार्टी पंजाब की, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो था उसके जो मेन थे वो थे BR अम्बेडकर।
डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के अखिल भारतीय अछूत संगठन के अलावा जितने भी थे, कांग्रेस, जिन्ना की गुट वाली, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, किसान मजदूर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, लेकिन मोहम्मद शफी के मुस्लिम लीग द्वारा इसका समर्थन किया गया, जस्टिस पार्टी मद्रास में इसका समर्थन किया गया और बी.आर. अंबेडकर द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। कांग्रेस ने हर चरण में, हर रूप में आयोग के बहिष्कार करने का निर्णय डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता वाले 1927 के मद्रास अधिवेशन में लिया। हमने ये पढ़ लिया पहले ही। 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा। साइमन गो बैक के नारे, काले झंडे और हड़ताल किए गए। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने विरोध किया। लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा विरोध, पुलिस के लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की दिसंबर 1928 में मृत्यु हो गई। नवंबर है यहाँ पर, दिसंबर नहीं है, नवंबर 1928 में मृत्यु हो जाती है। इस दौरान लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? एग्जाम में पूछा जाता है कि मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो ये कहा गया बच्चों लाला लाजपत राय द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा। अब बात करते हैं कि इसके विरोध में लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसका विरोध किया। अब इस साइमन कमीशन की अगर बात करें तो इसकी रिपोर्ट कब पेश गई? तो जो साइमन कमीशन था, आपको बता दूं, फिर से एक बार डेट याद कर लेना, नवंबर 1927 में यह गठित हुआ। 3 फरवरी 1928 को पहली बार भारत आया और 27 मई 1930 को इसने अपना रिपोर्ट पेश किया। ब्रिटिश की संसद में इसने अपना रिपोर्ट पेश किया और साइमन कमीशन के रिपोर्ट में क्या क्या थी वो हम चीज़ों को चर्चा कर लेते हैं। तो आयोग ने क्या क्या चीज़ों की बात करी, किस किस चीज़ों की बात करी वो हम देख लेते हैं। तो देखो, द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतों को स्वायत्ता सौंपने की सिफारिश की। साइमन आयोग ने द्वैध शासन हमने बताया कि द्वैध शासन वो थे जब निजामत का कार्य और जो वित्त का कार्य है वो दोनों अलग अलग लोगों के पास है। ओके, तो द्वैध शासन को समाप्त करने, प्रांतों को स्वायत्ता सौंपने की सिफारिश की गई आयोग के द्वारा। गवर्नर जनरल और गवर्नर के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया कि उनके अधिकार को और बढ़ाया जाए। केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व ना दिया जाए, यानी केंद्र के विधानमंडल में किसी तरीके से कोई भारतीय को कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया जाए। संघीय संविधान निर्मित किया जाए तथा केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए। उन्होंने कहा कि संघीय संविधान निर्मित किया जाए और केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए सुझाव, कि उच्च न्यायालय है वो भारत सरकार के नियंत्रण में लाना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया। प्रांतीय विधानमंडल की सदस्य संख्या का विस्तार किया जाए। अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति गवर्नर जनरल से विशेष ध्यान देने को कहा गया। मताधिकार का विस्तार कर इसकी वर्तमान सीमा 2.8% से बढ़ाकर 10% से 15% तक करने की बात कही गई। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरीक्षण आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल के पुनर्गठन करने, वर्मा को भारत से, याद रखना ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वर्मा को भारत से, सिंध को मुंबई से अलग करने की बात की गई, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने की बात की गई और सेना के भारतीयकरण करने और भारत परिषद को बनाए रखते हुए उसके अधिकारों में कमी करने की सिफारिश साइमन कमीशन ने की। अब बच्चों, जो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इसी रिपोर्ट के तर्ज पर 1935 के अधिनियम में बहुत सारे बदलाव होंगे और ये बदलाव साइमन कमीशन द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार ही होंगे। इसी के बीच में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट पेश किया और उसी के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग की, जो इसी रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी। कुछ अपनी बातें कही, कुछ अपनी बातें रखी, कुछ साइमन आयोग की बातें भी उसमें शामिल की गई, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो है वो अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि उस समय नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया।
और जिन्ना जी ने अपनी मांगों को फिर रखा और दूसरे पहले गोलमेज सम्मेलन में इन मांगों को वापस रखा गया और वहाँ पर उसकी प्रक्रिया देखेंगे। जब हम गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उससे पहले क्या क्या घटनाएं घटी वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।